हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 029 में। तो चलिए आज जो है जीएस मॉक टेस्ट का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मैं आपको बता दूं, जीएस मॉक टेस्ट का मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें इससे पहले 6 जीएस मॉक टेस्ट अपलोड किया जा चुका है, आप उसे ज़रूर देखें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन। आपके सामने पहला क्वेश्चन जो है कि बंसधारा नदी से है। बंसधारा नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों में प्रवाहित होती है? इसका जो आंसर होगा उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होगा। मैं आपको बता दूं बंसधारा नदी के बारे में। उड़ीसा के कालाहांडी जिले से जो है कि बंसधारा नदी का उद्गम होता है। ये 254 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए आंध्र प्रदेश के कालापट्टनम जिले से होकर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। बंसधारा नदी को लेकर उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच में विवाद है, इसलिए यह नदी जो है कि चर्चे में है। आप इसे जरूर याद रखें, क्योंकि बंसधारा नदी अभी तक नहीं है, चर्चे में रहा है, इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन इसे बनना तय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 जून 2020 को, मतलब जून 2020 को भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो इसका जो आंसर होगा अमेरिका का जो लॉस एंजल्स शहर है, वहाँ पे जो है कि विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय खोला गया है, वो भी भारत के बाहर। ठीक है, तो इसका आंसर डी होगा, आप इसे जरूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से किसे संविधान का हृदय और आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है? तो आप सबको पता होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को जो है कि बी आर अम्बेडकर संविधान का हृदय और आत्मा कहते हैं। मैं आपको बता दूं संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में। संविधान में 22 भाग थे मूल संविधान में, परंतु वर्तमान में 25 भाग है हमारे संविधान में। ठीक है, तो जो संविधान का भाग 3 है और उसके अंतर्गत अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जाएंगे? इसीलिए जो है कि अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अर्थात आपके मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन होता है तो उपचार करने के लिए, उपचार पाने के लिए आप जो है कि अनुच्छेद 32 का तहत सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अगर आप अनुच्छेद 32 का सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जो है कि आपके मौलिक अधिकारों को उपचार करने के लिए 5 प्रकार का रीट जारी कर सकता है। ठीक है, तो इसीलिए जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं, जो संविधान के शिल्पी हैं, उन्होंने संविधान का हृदय और आत्मा जो है कि अनुच्छेद 32 को अर्थात संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किसे किनकी उपलब्धियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है? आप सबको पता है हमारे संविधान में, मूल संविधान में 8 शेड्यूल, 8 अनुसूचियाँ थी, परंतु वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो जो अनुसूची 2 है उसमें वेतन और भत्तों का चर्चा किया गया है। तो आपको बताना है कि इसमें से किसका वेतन और भत्तों का चर्चा किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा 1 और 3 होगा। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का जो है कि इसमें चर्चा किया गया। इसके साथ साथ राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का अदर जज, हाई कोर्ट के जज, सीएजी का वेतन भत्ता, भारतीय निर्वाचन आयोग का वेतन भत्ता और भी तमाम जो पद होती हैं उनके वेतन भत्तों का चर्चा किया गया है। मैं आपको बता दूं प्रधानमंत्री का वेतन भत्ता जो है कि प्रधानमंत्री वेतन भत्ता अधिनियम 1992 के तहत इन्हें दिया जाता है। और इसी तरह लोकसभा विपक्ष के नेता जो है कि इनके लिए भी एक कानून बनाया गया है, उसके अंतर्गत जो है कि लोकसभा के विपक्ष के नेता को वेतन भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ए होगा, 1 और 3। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान से देखें और जो अनुसूचियां हैं 12, इसे एक बार रिमेंबर जरूर करें। ठीक है, क्योंकि अभी बीओ के एग्जाम में भी अनुसूचियों से क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में सुर्खियों में रहा चाक हाव है क्या है? तो मैं आपको बता दूं चाक हावो जो है कि मणिपुर की काली चावल की किस्म है, जिसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो इसलिए चर्चे में था चाक हावो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि भारत अपने राज्य क्षेत्र को किसी पड़ोसी देश को
अधर्पित या उसे हस्तांतरित करने का निर्णय करता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उपयोग किया जाएगा। आप इसे ऐसे समझिए, यदि भारत अपना राज क्षेत्र किसी पड़ोसी देश को देना चाहता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उपयोग करके उसे दिया जाएगा। तो इसका आंसर बहुत ही अच्छा है और बहुत ही यह क्वेश्चन मतलब कर सकते हैं टफ क्वेश्चन है। कई बार इसको लोग गलत करते हैं। इसका आंसर जो होगा अनुच्छेद 368 होगा। मैं आपको बता दूं, भारत अपने पड़ोसी देशों को किसी को भी अगर थोड़ा सा भी जमीन देना चाहता है तो उसके लिए संसद को अनुच्छेद 368 के साथ संशोधन करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जो हमारे संविधान में हेनरिट अमेंडमेंट था, हेनरिट अमेंडमेंट 2015 में जो अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें भारत बांग्लादेश को कुछ ज़मीन दिया था, मतलब लैंड दिया था, उसके साथ साथ जो है कि बांग्लादेश से भी कुछ ज़मीन लिया था। ठीक है, तो उसके लिए अमेंडमेंट किया गया था आर्टिकल 368 के तहत संसद द्वारा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3। तो आप यहाँ देख लीजिए, केवल सी इसका होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रदत्त किया गया है। तो आप इसे बहुत आसानी से समझ सकते हैं। हमारे संविधान में छः प्रकार के मूल अधिकार का चर्चा किया गया है। स्वतंत्रता का जो अधिकार है आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक उसके बारे में जिक्र की गई है। ठीक है, तो शांतिपूर्ण सम्मेलन का अधिकार, संगम या संघ बनाने का अधिकार, ये अनुच्छेद 19 में इसका चर्चा किया गया है। इसी तरह प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है आर्टिकल 21 के तहत इसका चर्चा किया गया है। तो इसीलिए 1, 2, 4 जो है इसका कथन, तो इस कथन सी जो होगा यह 3 सही होगा। 3 इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, आप शांतिपूर्व तरीके से जो है कि धारणा प्रदर्शन कर सकते हैं, पर हड़ताल या प्रभावी सौदेबाजी का अधिकार आपको स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत नहीं दिया गया है। इसलिए इसका आंसर जो है कि 1, 2 और 4 होगा, अर्थात इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 360 के तहत फाइनेंशियल इमरजेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए मैं आपको बता दूं, इन चारों कथनों में से केवल कथन सी सही है, अर्थात वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा को साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। जब भी भारत सरकार राष्ट्रपति आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय इमरजेंसी लागू करेंगे तो 2 महीने के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से इसे सिंपल मेजॉरिटी के माध्यम से इसे पास करवाना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में अभी तक फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगी। हालांकि नेशनल इमरजेंसी 3 बार लगा है, पर फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी भी नहीं लगा है और लगना भी नहीं चाहिए भारत में। ठीक है, यह इसलिए चर्चा में रहा क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से ऐसा सुनने में आ रहा था कि भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी हो सकता लगे। बाकी अब तीनों जो कथन देख रहे हैं ए, बी और डी, यह गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। समिति की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत की गई थी। इसके साथ साथ जो दूसरा तीसरा है ये दोनों गलत है। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही नहीं है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान देने से पहले आपको ये ध्यान देना चाहिए कि लास्ट में क्या पूछ रहा है, सही नहीं है या नहीं है। सही है तो यहाँ पे लिखा है नहीं है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा केवल 2 और 3 होगा, अर्थात 2 और 3 जो कथन है यह गलत है। क्यों गलत है इसको समझते हैं हम लोग। तो लोक लेखा समिति भारत में सबसे पुरानी समिति है। इसकी स्थापना मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919 के द्वारा 1921 में की गई थी। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो फिर से इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। तो इसलिए लोक लेखा समिति को भारत का सबसे पुराना समिति कहा जाता है और सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र और मार्गदर्शक कहा जाता है। ठीक है, ये भारत सरकार के खर्चों का नियंत्रण और खर्चों का जो है कि जांच पड़ताल करती है। मैं आपको लोक लेखा समिति के बारे में और बताऊं तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से और 7 जो है कि राज्यसभा से। तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो खुद अध्यक्ष इसके नहीं होते हैं, वो 15 जो लोकसभा के सदस्य होते हैं उन्हीं में से किसी एक व्यक्ति को जो है कि लोक लेखा समिति के जो है कि
अध्यक्ष चुनते हैं। हालांकि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जो है कि विपक्षी दल से ही चुना जाता है। जैसे कि वर्तमान में आपको मैं बता दूं, उनका नाम हमें याद नहीं आ रहा है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि वर्तमान में लोक लेखा समिति के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है। ठीक है। और कोई भी मंत्री जो है कि समिति का सदस्य नहीं हो सकता है। ठीक है। तो इसलिए 2 और 3 गलत है। मैं देखिए मुझे नाम याद आ गया, मैं आपको बता दूं, अधीर रंजन चौधरी जो है कि कांग्रेस से हैं, वह वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कुछ जातीय समूह का चर्चा किया गया है। आप बताया गया कि कौन सा देश सुमेलित है। ठीक है। तो या उइगर, इन्हें उइगर मुसलमान कहते हैं। तो उइगर मुसलमान का संबंध चीन से है। ये चीन में पाए जाते हैं। वर्तमान में बड़ा ही चर्चे में रहा यह प्रजाति, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि उइगर मुसलमानों पर चीन बहुत ज़्यादा प्रताड़ित, शोषण उनका कर रहा है। अमेरिका भी अमेरिका भी जो है कि सवाल उठाया था इस पे कि क्यों ऐसा हो रहा है, और बाकी देशों के जो मुस्लिम हैं क्यों नहीं इसको लेकर बोल रहे हैं चाइना को। ठीक है। बाकी रोमा जो है यह गलत है, क्योंकि यह इथोपिया से संबंधित है, और जो कुर्द है यह इराक, ईरान से संबंधित जो है कि प्रजाति है। तो इसलिए इसके आंसर जो होगा केवल 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन हेतु तो परिसीमन आयोग की नियुक्ति का अधिकार है किसके पास है? तो यह राष्ट्रपति के पास है। परंतु ध्यान देने वाली बात यह है कि परिसीमन आयोग की जब नियुक्ति हो जाती है तो यह भारतीय निर्वाचन आयोग के सहयोग से काम करता है। ठीक है। इसका काम यह होता है कि जब भी हमारे जनगणना होती है तो जिस राज्य में या जिस जिले में जनसंख्या बड़ी होती है तो वहाँ के संसदीय क्षेत्र में और जो विधानसभा का क्षेत्र होता है वहाँ पे फिर से एक बार अगर सीट बढ़ाने की जरूरत हो तो सीट इसके द्वारा बढ़ाया जाता है, या अगर नहीं बढ़ाने की जरूरत है तो नहीं बढ़ाया जाता है। ठीक है। तो परिसीमन आयोग का मतलब ये है कि यह निर्वाचन क्षेत्र का पुनर्निर्धारण करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महिला पुलिस वॉलंटियर पहल को लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य हरियाणा है। ठीक है। शास्त्रीय नृत्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। संगीत नाटक अकादमी ने 8 भारतीय नृत्य कलाओं को शास्त्रीय दर्जा प्रदान किया है, अर्थात क्लासिकल डांस के दर्जा प्राप्त किया है। सही बात है, यह 8 है। सत्रिया नृत्य 8वीं शताब्दी में शंकरदेव द्वारा प्रारंभ किया गया था। मैं आपको बता दूं ये 8वीं शताब्दी नहीं है, यहाँ पे 15वीं शताब्दी होनी चाहिए। तो इसलिए जो यह बी है वो गलत है। मैं आपको बता दूं सत्रिया नृत्य जो है असम में किया जाता है, और यह असम का क्लासिकल डांस है। ठीक है। मोहिनी अट्टम नृत्य मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। तो इसलिए इसका आंसर सी होगा। 1 और 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति और तनखा समिति ये सभी संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यह तीनों ही समितियां जो है चुनावी सुधार संबंधित है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दिनेश गोस्वामी समिति 1990 में आया था, बोहरा समिति जो है कि 1993 में अपना रिपोर्ट दिया था, तनखा समिति 2010 में अपना रिपोर्ट, ये तीनों ही समितियां जो है कि निर्वाचन अर्थात चुनाव आयोग में चुनाव से संबंधित सुधार से है। ठीक है। चुनावी सुधार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ पे देखिए निम्नलिखित युग्मों पर विचार की। देखिए युग्मों से जो विचार करने वाला होता है, इससे क्वेश्चन आजकल बहुत बार पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। ठीक है। अभी मैंने बीओ का जो एग्जाम उसमें भी मैंने ऐसे क्वेश्चन बहुत बार देखा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रीय अधिकारिता के अधीन, मतलब यहाँ पे कुछ कोर्ट का नाम दिया गया, हाई कोर्ट का नाम दिया गया और बताया गया कि कौन सा संग्रह क्षेत्र किस हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है यह कलकत्ता हाई कोर्ट के अंतर्गत आता है, जो कि यहाँ पे दिया है मद्रास, तो ये गलत है। लक्षद्वीप जो समूह है वह केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, यह सही है। दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव जो है कि यह महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो ये भी गलत है, इसका आंसर केवल बी होगा। मैं आपको बता दूं दादर और नागर हवेली तथा दमन और दीव, गोवा, ये तीनों जो है या इसके साथ साथ महाराष्ट्र, ये तीनों ही मुंबई हाई कोर्ट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। भारत में हाई कोर्टों की संख्या जो है कि 25 है। भारत में एकमात्र दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। इसकी हाई कोर्ट की स्थापना जो है कि 1966 में हुई थी। तो मात्र दिल्ली ही एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है?
ठीक है, तो सही ढंग से सुमिलित है। तो यहाँ पे कुछ मिशन का नाम दिया गया, आपको बताना है कौन सा सही है। तो दोस्तों इसका केवल जो तीन ऑप्शन है, तीन यह सही है, क्योंकि ऑपरेशन वार्प जो है, वार्प स्पीड, यह जो है कि कोविड-19 के लिए वैक्सीन के विकास में तेजी लाने हेतु है। ऑपरेशन वार्प जो है यूएसए द्वारा शुरू किया गया था, ठीक है। बाकी जो यहाँ पे सागर मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु है, यह एक दूसरे का रिप्लेस कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। जैसे कि सागर मिशन का संबंध था हिंद महासागर क्षेत्र के देशों को चिकित्सीय सहायता हेतु, ठीक है। अर्थात हिंद महासागर में जो देश हैं जैसे कि मालदीव हो गया, सेशल्स हो गया, मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस हो गया, ये सब जो देश हैं इसको भारत सरकार ने कोरोना के लिए, कोरोना के तमाम दवाओं और कई तरह की चीज़ें, मास्क लेकर सैनिटाइजर, बहुत चीज़ें इसको जो है कि प्रोवाइड कराया है, ठीक है। इसके साथ साथ जो ऑपरेशन समुद्र सेतु है, भारतीय नौसेना द्वारा विदेशों में भारतीय नागरिकों को वापस लाने हेतु यह चलाया गया था, ठीक है, जिसे ऑपरेशन समुद्र सेतु या सी ब्रिज, ऑपरेशन सी ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आप समझ गए यहाँ पे, तो इसका आंसर जो होगा केवल सी होगा, 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विधेयकों में से किन का संसद में पूर्व स्थापना करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की आवश्यकता होती है। अर्थात संसद में उस विधेयक को लाने से पहले राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। तो यह जो विधेयक है, आप यहाँ पे आंसर दिया हुआ है सी, इसका आंसर सी होगा। तो धन विधेयक और राज्य की सीमाओं का परिवर्तन से संबंधित जो विधेयक होगा, इसे संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी जरूरी होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर भारत में जैसे जो राज्य हैं, अगर यूपी में अगर कोई राज्य, यूपी में अगर 2 राज्य बनाना है, तो पहले जो वो बिल होगा, वो जो भी मतलब विधेयक होगा, उसे राष्ट्रपति के पास ले जाना होगा। राष्ट्रपति जब अनुमति देगा तब उसे संसद में पेश किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह धन विधेयक को भी राष्ट्रपति से पहले अनुमति ली जाती है। तो यह 1 और 2 इसके आंसर से। बाकी संविधान संशोधन के लिए कोई पूछताछ नहीं, कोई सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, और लोकसभा में लाया जा सकता है या राज्यसभा में लाया जा सकता है, ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय सिनेमा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला संपूर्ण फिल्म का निर्माण दादा साहब फाल्के द्वारा किया गया था। भानु अथैया ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय बनी। आज तक किसी भी भारतीय फिल्म को ऑस्कर, जिसे हम अकादमी पुरस्कार के लिए भी बोलते हैं, अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित नहीं किया, नॉमिनेट नहीं किया गया, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा केवल 1 और 2 होगा, ठीक है। 3 इसलिए गलत है क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो नॉमिनेट की बात कर रहा है, इंडिया से 3 फिल्म नॉमिनेट हुआ था। जैसे कि मदर इंडिया को 1957 में नॉमिनेट किया गया था, 1957 में। सलाम बम्बे जो एक फिल्म थी, उसे 1988 में नॉमिनेट किया गया था। और जो आमिर खान की लगान थी, इसे 2001 में ऑस्कर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया था। हालांकि पुरस्कार नहीं मिला पर नॉमिनेट किया गया था, ठीक है। भानु अथैया भारत की पहली महिला या भारत की कोई पहली भारतीय थी जिन्हें 1982 में गांधी फिल्म में जो कॉस्ट्यूम डिजाइन होता है उसके लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और पहली जो फिल्म थी हरिश्चंद्र थी, राजा हरिश्चंद्र 1913 में आई थी, जो दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। जो 1913 में हरिश्चंद्र मूवी आई थी, राजा हरिश्चंद्र, यह मतलब कह सकते हैं कि म्यूट मूवी थी, मतलब इसमें साउंड नहीं था। हालांकि आगे चलकर 1931 में आलाम आरा नामक एक मूवी है जो कि भारत की पहली बोलती हुई मूवी थी, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, दादा साहब फाल्के को भारत का फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है। हाल ही में जो है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो था, अवार्ड 15 जो दादा साहब फाल्के अवार्ड था, अमिताभ बच्चन को दिया गया था, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहाज पुनर्चक्रण, शिप रिसाइकलिंग के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 40% से अधिक है। अलंग सोसिया गुजरात दुनिया में सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण यार्ड है। यह द्वितीयक इस्पात उत्पादन करने वाले एक हरित विकल्प प्रदान करता है। दोस्तों इसका जो आंसर होगा केवल 2 और 3 होगा, बी इसका आंसर होगा, क्योंकि वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण उद्योग में भारत की हिस्सेदारी 25 से 30% है, न कि 40%। बाकी जो अलंग सोसिया है, गुजरात का दुनिया में सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण, अर्थात यहाँ पे जो पुराने जहाज होते हैं उनको तोड़कर जो है कि उनको तोड़ दिया जाता है, तो ये सही है। बाकी तीसरा भी सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। याद रखिएगा अलंग सोसिया कहाँ है, तो कहाँ है, तो गुजरात में है, ठीक है। अलंग सोसिया, यहाँ पे आपको मिलान दिया गया है। जल्लीकट्टू आंध्र प्रदेश, कंबाला कर्नाटक, लोहाडी पंजाब। बहुत आसान है ये तो क्वेश्चन। जल्लीकट्टू आप सबको सुनने में आया होगा कि जल्लीकट्टू का संबंध जो है कि तमिलनाडु से है, कंबाला का कर्नाटक, लोहाडी का पंजाब। तो इसका केवल होगा आंसर सी होगा, 2 और 3, ठीक है। जल्लीकट्टू को लेकर तो तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा विवाद हुआ है। वहाँ पे पोंगल के टाइम पे जो है कि हर साल 2-3 लोग मर जाते हैं, मतलब सांड को जो है कि एल्कोहल पिलाकर और भी तमाम चीज़ें पिलाकर उनको नशा देकर उनके ऊपर जो है कि सोने की सिक्के बांध कर जो है कि उसको दौड़ाते हैं, उसको पकड़ने का प्रयास करते हैं, ठीक है, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने बैन भी लगाया था, फिर भी वहाँ पे चल रहा है। तो जल्लीकट्टू तमिलनाडु में है, कंबाला कर्नाटक, लोहाडी पंजाब, ठीक है। तो जो आंध्र प्रदेश है एक गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां ने निम्नलिखित में किस स्मारक का निर्माण करवाया था, तो शाहजहां ने लाल किला और जमा मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो इसका आंसर जो होगा जो इसका आंसर होगा 1 और 3 होगा, सी, ठीक है। बाकी का निर्माण कौन करवाया तो देख लीजिए। दीवान ए आम और दीवान ए खास, दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। पंचमहल का निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में, और बीबी का मकबरा का निर्माण जो है कि औरंगजेब द्वारा कराया गया था। बीबी का मकबरा जो है औरंगाबाद में है, यह ताजमहल की तरह ही दिखाई देता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक फॉर वाचिंग। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़रूर शेयर करें, ठीक है। और इससे पहले भी जो हमने प्लेलिस्ट बनाया है जीएस मॉक टेस्ट का, उसे ज़रूर देखें। उसमें 6 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुका है, ठीक है। और ऐसे ही लगभग 10-15 वीडियो पड़ेगा इस चैनल पे। मैं चाहता हूं कि आप सबका जो जीएस से रिलेटेड चीज़ें हैं उसका एक क्वेश्चन बैंक आपके माइंड में तैयार हो जाए, ठीक है। कि जब भी यूपीएसआई हुआ, यूपी लेखपाल हुआ, अभी आरओ का एग्ज़ाम है और तमाम एग्ज़ामें होती हैं, तो उसमें क्वेश्चन का इतना अच्छा बैंक बन जाए कि आप एक बार एग्जाम में जाएं, बैठें, क्वेश्चन देके तुरंत आप उसका आंसर बनाएं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।